हेलो। हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ध्यान देना यहाँ पे। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लॉ ऑफ एविडेंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग? तो ये क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ लॉ ऑफ एविडेंस, और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट। फटाफट से चैप्टर नंबर बताओ तो। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 11 है क्या? ओके। इंडियन एविडेंस एक्ट। ईयर इज 1872। यस। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना। हम लोगों ने तीन एक्ट्स पहले पढ़े हुए हैं। पहला था इंडियन पेनल कोड। ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा सिविल प्रोसीजर कोड एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। ये क्लास में आने से पहले आप लोग ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड पढ़ चुके हो, सीपीसी पढ़ चुके हो, सीआरपीसी पढ़ चुके हो। इंडियन पेनल कोड पे तुम लोगों ने पढ़ा दैट इंडियन पेनल कोड कोड डिफाइंस क्राइम। इंडियन पेनल कोड में क्या डिफाइन किया गया है? तो भाई इंडियन पेनल कोड में क्राइम्स को डिफाइन किया गया है। अब इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग जिसको क्राइम कहा गया है उसको प्रोसिक्यूट करने का प्रोसीजर, उसको प्रोसिक्यूट करने का प्रोसीजर आपको गिवन है किसमें? अंडर दी सीआरपीसी। सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कुछ याद आ रहा है? इंडियन पेनल कोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इंडियन पेनल कोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज वुड बी कंसीडर्ड एज क्राइम। कौन कौन से एक्टिविटीज को हम क्राइम कंसीडर करेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज को हम क्राइम कंसीडर करेंगे, कहां पे डिफाइंड है? कहां पे डिफाइंड है? इंडियन पेनल कोड में। मर्डर करना वेदर इट इज अ क्राइम, यस, कहां पे डिफाइंड है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है। थेफ्ट, डकैती, रेप, ये सब क्राइम है, कहां पे गिवन है? अंडर द इंडियन पेनल कोड। इज इट क्लियर? तो इंडियन पेनल कोड डिफाइंस द टर्म क्राइम एंड हाउ it will be prosecuted is given under CRPC. How it is being prosecuted is given under CRPC. In the same manner, सिविल प्रोसीजर कोड में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट सिविल ऑफेंसेस प्लस प्रोसीजर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ सिविल ऑफेंसेस। सिविल प्रोसीजर कोड में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सिविल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा है, as well as what will be the procedure for prosecuting such offenses. What will be the procedure for prosecuting such offenses is also given under, is also given under civil procedure code. ठीक है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? तो देखना यहाँ पे हम लोग पढ़ करके आए कि लॉ बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। लॉ बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। इट कैन आइदर बी सब्सटेंसिव लॉ as well as procedural law. Yes or no? ठीक है। सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। हाउएवर देयर आर सर्टेन लॉज, देयर आर सर्टेन लॉज जिसमें पार्ट ऑफ द प्रोविजंस आर सब्सटेंसिव एंड पार्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर
प्रोसीजरल, पार्ट ऑफ द प्रोविजंस आर प्रोसीजरल, सॉरी। सब्सटेंसिव लॉ क्या डिफाइन करता है? तो भाई सब्सटेंसिव लॉ डिफाइन करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या सब्सटेंसिव लॉ डिफाइन करता है व्हाट इज अलाउड और व्हाट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज डिसअलाउड। क्या चीजें अलाउड हैं, क्या चीजें डिसअलाउड है, ये कहां पे गिवन है तुमको? सब्सटेंसिव लॉज में। तो सब्सटेंसिव लॉ बेसिकली कवर करता है क्या? प्रोविजंस रिलेटिंग टू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्रोसीजरल लॉ में तुमको गिवन रहता है हाउ टू डू, प्रोसीजरल लॉ में तुमको गिवन रहता है हाउ टू डू, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, तो इंडियन पेनल कोड इज अ substantive law, Indian penal code is a substantive law because it only defines what is crime या what sort of activities are being covered under crime, ठीक है। सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर कोड इज बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड इज बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी की अगर अपन बात करें तो सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी अपन पढ़ते हैं इन एडिशन टू द इंडियन पेनल कोड, हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं इन एडिशन टू द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में डिफाइन है कि व्हाट इज अ क्राइम, अगर वो क्राइम हुआ तो हाउ इट विल बी प्रोसिक्यूटेड इज गिवन अंडर सीआरपीसी, ठीक है। तो आईपीसी को हमने क्या बोला था? सब्सटेंसिव लॉ। सीआरपीसी को हमने क्या कहा? प्रोसीजरल लॉ। सीपीसी को हम लोगों ने क्या कहा? बोथ, बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। मुझे बताओ इसके बेसिस पे कंपनी लॉ सब्सटेंसिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है या दोनों है? मुझे एक बात बताओ, कंपनी लॉ, वेदर कंपनी लॉ इज अ सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और बोथ? बोथ। कंपनी लॉ इज बोथ, certain provisions contain substantive laws and certain provisions contain procedural law. Is it clear? Is it clear? Okay. तो अब ध्यान देना, देखो हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन की बात करी थी सिविल प्रोसीजर कोड में एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन के बारे में डिस्कस किया था अंडर सिविल प्रोसीजर कोड एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, that how civil offenses will be prosecuted. ध्यान देना, how civil offenses will be prosecuted is given under civil procedure code. How criminal offenses will be prosecuted is given under criminal procedure code. लेकिन चाहे सिविल ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन हो, चाहे क्रिमिनल ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन हो, बात समझ में आ रहा है क्या? चाहे सिविल ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन हो, चाहे क्रिमिनल ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन हो, प्रोसिक्यूशन is being carried out on the basis of prosecution is being carried out on the basis of evidences, है ना? क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा ना, कानून क्या मांगता है? कानून सबूत मांगता है, ठीक है। तो चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो अंडर सिविल ऑफेंसेस या इन रिलेशन टू एनी सिविल मैटर्स या हो इन रिलेशन टू any criminal matters, prosecutions will be carried out, prosecution will be carried out on the basis of evidences. prosecution कौन carry out करता है सर? तो prosecution carry out करता है अथॉरिटी, जिसके पास पावर है। तो यहां पे हम लोगों ने अथॉरिटी किसको मान के चले? कोर्ट्स को, है ना, कोर्ट्स को। तो भाई चाहे सिविल ऑफेंसेस की बात करें चाहे क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करें, प्रोसिक्यूशन विल बी कैरिड आउट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड, एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब फिर अगला सवाल उठता है,
कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे, कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे, क्या कोर्ट किसी भी एविडेंस को मान ले? क्या कोर्ट किसी भी एविडेंसेस को मान ले? क्या कोर्ट किसी भी एविडेंसेस को कंसीडर कर ले? यस और नो? आंसर इज नो। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कोर्ट किसी भी एविडेंसेस को मानने लग गया, किसी भी एविडेंस को मानने लग गया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? कोर्ट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म अ प्रूडेंट डिसीजन, और कोर्ट विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्रूडेंट डिसीजन। तो तुम्हें नहीं लगता कि भाई कौन से एविडेंस को एक्सेप्ट करना है, कौन से एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करना है बाय द कोर्ट, इसके लिए भी कोई लॉ होना चाहिए, है ना? इसके लिए भी कोई लॉ होना चाहिए। तो भाई इसी के लिए बनाया गया है क्या? लॉ ऑफ एविडेंस। क्या बनाया गया है? लॉ ऑफ एविडेंस, या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 1872 का कोई और भी एक्ट तुम लोग पढ़े हो ना? 1872 का कोई और भी एक्ट तुम लोग पढ़े हो? क्या नाम था एक्ट का? यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़े हो ना तुम लोग? देखोगे यहाँ पे देखोगे तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या बात करता है? इट बेसिकली कवर्स द प्रोविजंस, it basically covers provisions relating to admissibility, basically covers the provisions relating to admissibility or non admissibility of an evidence produced before court। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना, एक बार सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस में अपन बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो लॉ ऑफ एविडेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस, जो कोर्ट कंसिडर करेगा, प्रोविजंस जो कोर्ट कंसिडर करेगा फॉर डिटरमाइनिंग द एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ऐसा नहीं होता कि कोर्ट के सामने जो भी एविडेंस प्रेजेंट किया गया कोर्ट उन सभी एविडेंस को मान ले। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट के सामने जिन एविडेंस को प्रोड्यूस किया गया कोर्ट उन सभी एविडेंसेस को मान ले। कौन से एविडेंस को एडमिट करना है, कौन से एविडेंसेस को एडमिट नहीं करना है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद द in accordance with the provisions of Indian Evidence Act, in accordance with the provisions of Indian Evidence Act। प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स रिलेटिंग टू द एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी एविडेंस, रूल्स रिलेटिंग टू द एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इज इट क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओपन योर बुक, किसमें? इसका वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लो, वीडियो क्वालिटी कम होगा इसलिए। हाँ, जो वीडियो क्वालिटी होगा ना वो लो होगा। मिला? एक सेकंड वेट करना।
चलिए देखें यहाँ पे, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, जो बैकग्राउंड मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट, मुझे बताओ एविडेंस का इंपॉर्टेंस कौन से मैटर्स में ज्यादा होगा, सिविल मैटर्स में या क्रिमिनल मैटर्स में? एविडेंस का इंपॉर्टेंस कौन से मैटर्स में ज्यादा होना चाहिए, सिविल मैटर्स में या क्रिमिनल मैटर्स में? व्हाट शुड बी द आंसर? कौन से मैटर में ज्यादा होना चाहिए एविडेंस का इंपॉर्टेंस? क्रिमिनल मैटर्स में। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स कुड बी वेरी सिवियर, है ना? कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स कैन बी वेरी सिवियर, ठीक है। और एक और चीज, कोर्ट किसी भी केस में जब डिसीजन देता है, ठीक है, तो डिसीजन इज गिवन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ, डिसीजन इज गिवन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। तो विदाउट एविडेंस, विदाउट एविडेंस नो डिसीजन कुड बी गिवन बाय, without evidence no decision could be given by court. Is it clear? No decision could be given by court. Even though आपको मालूम हो क्लियर कट कि एक पर्सन ने क्राइम किया है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो दैट पर्सन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड, दैट पर्सन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट। बहुत सारे ऐसे पास्ट में केसेस हुए हैं जिन केसेस के रिस्पेक्ट में कोई एविडेंस ही नहीं मिला आज तक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो केसेस अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट उन केसेस पे अभी तक भी कोई फैसला नहीं सुना पाया। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस केस हुआ था आरुषि मर्डर केस, ठीक है, उसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी है ना, 2 मूवीज बन चुकी है तलवार नाम से। तो वो केस में अभी तक जो फाइनल डिक्री है या फाइनल ऑर्डर है वो कोर्ट ने पास नहीं किया है। रीजन बिंग, रीजन बिंग ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंसेस, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंसेस। देखो क्या यहाँ पे इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी कौन होता है रे? कोर्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स एंड नॉट द इनोसेंट। फाइंडिंग प्रूफ फॉर दिस, in order to punish someone, sufficient proof should be available against such person, sufficient proofs should be available against such person. Finding proofs for this is a challenging task, as criminals intentionally tries to remove all the traces of evidence, and some of it may come to light much after the case has been decided. तो ऐसा बोल सकते हो किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में एविडेंस कलेक्ट करना कुड बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। किसी भी मैटर में, किसी भी पर्टिकुलर मैटर में एविडेंस कलेक्ट करना कुड बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। दो एविडेंसेस आर नेसेसरी बोथ इन क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस, बट इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस increases in case of criminal cases as the consequences on accused in criminal cases will be severe या will be more harsh, harsh बोल लो या will be more strict बोल लो, है ना? Therefore in criminal cases the level of proof required to resolve a case, the level of proof required to resolve a case is very high. The Indian Evidence Act contains या covers the general rules governing the evidence, या it contains the provisions, ठीक है, it contains the provisions which will be considered by the court for determining the admissibility or non-admissibility of any evidences presented before the courts, ठीक है। The Indian Evidence Act 1872 covers the general rules governing the evidences and it is applicable both in civil matters as well as criminal matters. लेकिन इसका relative importance कौन से मैटर में बढ़ जाएगा? क्रिमिनल मैटर्स में बढ़ जाएगा। फिर ये कट कर देना, except J&K this law is applicable to the whole of India, ठीक है, except J&K वाला पार्ट। अभी कोई भी एक्ट पढ़ते हो जहां पे लिखा आया है ना except J&K, तो उसको कट कर देने का अभी, बिकॉज यस आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कोई भी एक्ट अब पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एप्लीकेबल है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट विल आल्सो रिमेन एप्लीकेबल, विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे JNK को इंक्लूड एक्सेप्ट और एक्सक्लूड करने का सवाल ही नहीं उठेगा अब। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो उसके बाद देखोगे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का बैकग्राउंड क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों, इंडियन एविडेंस एक्ट का बैकग्राउंड क्लियर है? ओके चलो देखोगे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एंड हियरसे एविडेंस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बार मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूं सभी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओरल एविडेंस, तो ओरल एविडेंस आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स, oral evidences are basically the statements given by any person and which is accepted by court, है ना? oral evidences या oral evidence are the statements, oral evidence are the statements given by any person before the court and the same has been accepted by the court, and the same has been accepted by the court। एक चीज ध्यान रखना, जनरली कोर्ट ओरल एविडेंसेस को कंसिडर नहीं करता है until and unless such oral evidence has been given by the eye witness। ठीक है, जनरली कोर्ट जो है ओरल एविडेंस को कंसिडर नहीं करेगा until and unless it is given by the eye witness। अगर मेरे सामने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर किया है, आई एम द आई विटनेस, आई एम द आई विटनेस ऑफ द केस, मेरे सामने मर्डर किया है, ठीक है, मेरे सामने मर्डर किया है, तो इन दैट केस माय स्टेटमेंट कुड बी taken into consideration or my statement could be admitted by the court। oral evidence। documentary evidences का मतलब होगा, अब देखो documentary evidences में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। मैंने एक स्टूडेंट का मर्डर किया, ठीक है, मैंने उसको चाकू मारा, चाकू नाइफ से मर्डर कर दिया मैंने उसका, ठीक है, और वो नाइफ मैंने छुपा दिया, मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाए, ठीक है, वो नाइफ जो है that could be considered as documentary evidences। मैंने पिस्टल से उड़ा दिया, मैंने गोली मार दिया, that pistol could be considered as documentary evidences। ठीक है, मैंने उसके सर पे पत्थर मार दिया, that could be considered as documentary evidences। ठीक है, मैंने हैमर मार दिया उसके सर पे, that can also be considered as documentary evidences। is it clear? तो documentary evidences basically किसमें होगा? that will be in physical form। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बेसिकली किसमें होगा? इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सब्सटेंसेस, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ओरल एविडेंसेस था ओरल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट होता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस होता है मतलब ओरिजिनल कॉपी। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? ओरिजिनल कॉपी। अभी मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं बोलता हूं कि मैं कंपनी सेक्रेटरी, तुम पूछते हो क्या एविडेंस है, तो मैं क्या करता हूं, तुमको मेरा मेंबरशिप नंबर बताता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप बताता हूं, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप बताता हूं, और वो देख के तुम लोग बोलते हो कि हाँ सर आप कंपनी सेक्रेटरी हो। तो ओरिजिनल कॉपी में बता रहा हूं, दैट ओरिजिनल कॉपी वुड बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस। अब मान लो कि जो मेरा ओरिजिनल कॉपी वो खो गया, तो इन दैट केस आई कैन प्रेजेंट डुप्लीकेट कॉपी। तो जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी एविडेंस। जेरोक्स बोल लो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एविडेंस। एक और चीज और ध्यान रखना, नॉर्मली सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकेंडरी एविडेंस जनरली कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, कोर्ट विल ऑलवेज एक्सेप्ट प्राइमरी एविडेंस। हाउएवर इन सर्टेन केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी that primary evidence could not be presented, there is a possibility that primary evidence could not be presented, so in that case court may accept secondary evidence also। is it clear? is it clear? okay, यहाँ पर लिखा है ना accepted only in the absence of secondary, नहीं only in the absence of primary लिख लोगे भाई। जब प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो, प्राइमरी एविडेंसेस कुड नॉट बी प्रेजेंटेड, तो इन दैट केस कोर्ट में एक्सेप्ट, कोर्ट में इवन एक्सेप्ट सेकेंडरी एविडेंसेस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, एविडेंसेस व्हिच आर डिराइव्ड आउट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, आउट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। देखो
एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट जो है फैसला नहीं सुनाता है। कभी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है दैट विल बी यूज्ड इन एडिशन टू द मेन एविडेंस। बस समझ में आने क्या? सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैन बी यूज्ड ओनली इन एडिशन टू द मेन एविडेंस। एक एग्जांपल तुमको देता हूं। मान लो कि हमारी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, लक्की नाम है उसका, लक्की। मैंने लक्की का मर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने लक्की का मर्डर कर दिया एक चाकू से, ठीक है, और मैंने वो चाकू छुपा दिया है। अब वो जो चाकू है ना, वो मेन एविडेंस है मेरे अगेंस्ट। जिस चाकू से मैंने मर्डर किया लकी का, वो मेन एविडेंस है मेरे अगेंस्ट, ठीक है। अब मैंने वो चाकू बिल्लू बार्बर के दुकान से खरीदा था। मैंने वो चाकू बिल्लू बार्बर के शॉप से खरीदा था। तो ये जो है ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। इट सपोर्ट्स द मेन एविडेंस। इज इट क्लियर? इट सपोर्ट्स द मेन एविडेंस। मैंने लकी का मर्डर किया था क्लासरूम के अंदर। अब लकी क्लास पे उस दिन आया, ये कैमरे में रिकॉर्डेड है, और उस दिन मुझे लकी पे बहुत सारे गुस्सा भी आ रहा था। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी, सॉरी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऑलवेज सपोर्ट्स मेन एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऑलवेज सपोर्ट्स मेन एविडेंस। इज इट क्लियर? उसके बाद है हेयर से एविडेंस। ये बकवास है, ये तो एविडेंस ही नहीं है। हेयर से एविडेंस का मतलब होता है कई सुनी बातें। मैंने उससे ऐसा सुना था, बात समझ में? कोर्ट में मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन वो स्टेटमेंट में कोर्ट में दे रहा हूं, वो स्टेटमेंट में दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन गिवन बाय सम अदर पर्सन। कहीं सुनी बातें। तो भाई कहीं सुनी बातों को कभी भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। कहीं सुनी बातों को कभी भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो कितने टाइप्स ऑफ एविडेंस किया आपने? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एज वेल एज हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस का मतलब, कहीं सुनी बातें जो जनरली कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? एवरीवन? चलिए, अब आप लोग पढ़ेंगे जो बुक्स में गिवन है, एक बार आप इसको पढ़ोगे, हियर से एविडेंस तक एक बार रीड करो। डू इट। किसका चार्ज है? ये नहीं है। स्ट्रीमिंग चालू नहीं करी है क्या? अच्छा, चार्जर नहीं है भाई। कोई भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है अभी। अब लाइव सेशन में हो अभी। अरे कल वो तूने वो बल्ब कैसे, उसका लाइट कैसे लगाया है? वो लग रहा है सामने की तरफ। तो एक वायर खरीद के नहीं ला सकता था क्या? एक तार भी तो खरीद के ला सकता था। बस, हाँ, तो डोरी बांध के, तो डोरी से टिक रहा है क्या वो? बस ऐसे भी बिगाड़ी डाल देता है। एक वायर खरीद के ला सकता था ना भाई, 5, 10, 15 रुपए का एक वायर आता। अभी कर दू तो कल क्यों नहीं किया? कहाँ जा रही है उसकी लाइट? अभी मत कर, अभी क्लास चल रही है मेरी। गेट बंद कर।
यस डन। टिप्स ऑफ एविडेंसेस क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों? क्या टाइप्स ऑफ एविडेंसेस क्लियर है? नहीं नहीं, केस स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस नहीं, ओरल एविडेंसेस होता है बेसिकली ओरल स्टेटमेंट गिवन बिफोर द कोर्ट और गिवन इन द कोर्ट। तो ओरल स्टेटमेंट को जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है कोर्ट, ठीक है, ओरल स्टेटमेंट को जनरली एक्सेप्ट नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है, अनटिल अनलेस आई विटनेस ने दिया हो, ठीक है। ओके, अब आगे देखोगे, हेलो, देखो नेक्स्ट, फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, इन जनरल मुझे बताओ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इन जनरल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बच्चे ने बोला फैक्ट्स का मतलब होता है डेटा। नो। केस। फैक्ट का मतलब इन जनरल अपन बोल सकते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, यस सुनो, हेलो, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? एक सेकंड वेट करना। हेलो, चलो देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपन को डिस्कस करना है अबाउट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स का मतलब क्या होता है इन जनरल? इन जनरल फैक्ट्स का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको क्लास का शेड्यूल दिया गया था, ठीक है, एंड राइट नाउ क्लास इज बीइंग कंडक्टेड, इट इज अ फैक्ट, ठीक है, राइट नाउ क्लास इज बीइंग कंडक्टेड, इट इज अ फैक्ट, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 of the Indian Evidence Act 1872, fact means and includes, fact means and includes anything or state of things, anything or state of things or relation of things। रिलेशन ऑफ थिंग्स का मतलब एक चीज का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन होना, एक चीज का किसी दूसरे के साथ कोई कनेक्शन होना, इज इट क्लियर? कोई भी चीज, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स। मान लो कि मैं क्लास में पढ़ाते समय एक बच्चे को धमकी देता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं तुझे देख लूंगा, ठीक है, क्लास में पढ़ाते समय मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं तुझे देख लूंगा। अब शाम तक उस बच्चे का मर्डर हो जाता है, शाम तक उस बच्चे का मर्डर हो जाता है, तो मैंने जो उसको धमकी दिया था, वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज फैक्ट रिलेटेड टू द केस? यस, है ना, रिलेशन ऑफ थिंग्स विच आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस or any mental conditions of which any person is conscious, any mental condition to which of which a person is conscious का मतलब any mental condition which a person can understand, ठीक है, any mental condition of which any person is conscious or a person is able to understand।
तो बेसिकली यहां पर रेफर किया जा रहा है फैक्ट का मतलब क्या, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो आप समझ पा रहे, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो आप समझ पाए या जो आप समझ पा रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एनीथिंग, any state of things or relation of things which are capable of being, which are capable of being perceived by the senses, or any mental condition of which any person is, of which any person is conscious, or any mental condition which a person can understand। ठीक है, फिर यहां पे बोला जो फैक्ट्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, फैक्ट्स दो टाइप से हो सकते हैं। पहला हो गया फैक्ट्स इन इशू, और दूसरा होता है रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, फैक्ट्स दो टाइप के हो सकते हैं, फैक्ट्स इन इशू एज वेल एज रेलेवेंट फैक्ट। अब तुम समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। देखो मैंने लिखा फैक्ट इन इशू एज वेल एज रेलेवेंट फैक्ट्स। सुनना ध्यान से, फैक्ट इन इशू का मतलब है, फैक्ट इन इशू मतलब, इन इशू का मतलब क्या, विच इज इन डिस्प्यूट। हम लोग बोलते हैं ना हमारा किसी से झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, यार उसके साथ तो मेरा इशू चल रहा है, बोलते कि नहीं बोलते। जब हमारा किसी से झगड़ा चल रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना यार उसके साथ मेरा इशू है। इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसको अपन बोलते हैं फैक्ट इन इशू। भाई जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में, या डिफरेंस इन ओपिनियन है पार्टीज के बीच में, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू। इज इट क्लियर, एक एग्जाम्पल तुमको देता हूं, सुनना। मान लो कि मिस्टर ए के ऊपर चार्ज लगा है बी का मर्डर करने का। मिस्टर ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग मिस्टर बी, समझ रहे हो, मिस्टर ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग मिस्टर बी, तो ये फैक्ट इन इशू है। अब तुम समझो, मिस्टर ए के ऊपर एक्यूजेशन है तो उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। भाई इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो डिस्प्यूट है कि ए के ऊपर एलिगेशन है, अभी चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। तुम समझना, जब तक कोर्ट किसी सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में डिसीजन नहीं दे देता तब तक क्या किसी पर्सन के ऊपर चार्ज प्रूव होगा, आंसर इज नहीं, आंसर इज नो। तो भाई उसके ऊपर चार्ज प्रूफ होगा या नहीं होगा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू। मान लो कि यहाँ पे मिस्टर ए के ऊपर चार्ज लगा है, मिस्टर ए के ऊपर चार्ज लगा है ऑफ मर्डरिंग मिस्टर बी, तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा क्या ए ने सच में मिस्टर बी का मर्डर किया है, क्या ए मिस्टर बी का मर्डर करना चाहता था, मिस्टर ए का क्या मोटिव था मर्डर के पीछे। अभी तो सिर्फ एलिगेशन लगा है ना, अभी तुम समझो मिस्टर ए के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगा है और उसको कोर्ट के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया गया। नाउ द कोर्ट विल डिटरमाइन क्या मिस्टर ए ने ही मर्डर किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वेदर इट वाज इंटेंशनली डन। तीसरा क्वेश्चन, इफ इट वाज इंटेंशनली डन देन व्हाट वाज द मोटिव। चौथा क्वेश्चन, कहीं एक्सीडेंटली मर्डर तो नहीं हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, क्या किसी और ने मर्डर तो नहीं किया है। बस में मैंने क्या, तो ये सभी को अपन क्या बोलते हैं, ये सभी क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट। ये सभी क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट। और मिस्टर ए ने अगर मर्डर किया है तो उसके अगेंस्ट क्या लाना पड़ेगा,
सफिशिएंट एविडेंसेस, क्योंकि until and unless उसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं मिलेगा, he can be held guilty or not. Answer is no. One can be held guilty under law only when sufficient evidences are being presented against such person. बात समझ में आ रहा है क्या? तो फैक्ट इन इशू का मतलब क्या? वो मेन सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है, ठीक है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर डिस्प्यूट है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तुमको एक एग्जांपल और देता हूं. मान लो कि मेरे को ना टीपीएडीएनएल टाटा पावर, टीपीएडीएल है ना, हाँ सॉरी, टीपीएडीएल टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर इन अजमेर. अब मेरे को ना इनके तरफ से एक नोटिस मिला है. सुनना ध्यान से, मेरे को इनकी तरफ से एक नोटिस मिला है और नोटिस में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है. क्या मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है? क्या? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो भाई ये क्या है? अब तुम समझो, मेरे को प्रेजेंट किया गया बिफोर दी अथॉरिटी, बिफोर दी अथॉरिटी. अभी तो एलिगेशन लगाया ना मेरे ऊपर, तो ये फैक्ट इन इशू है. फैक्ट इन इशू क्या? कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए. अब वो एलिगेशन सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है. अगर वो एलिगेशन सही हुआ, अगर मेरे अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस पाए जाते हैं, तो आई कैन बी हेल्ड लाइबल टू बी पेनलाइज्ड. आई विल बी आस्क्ड टू पे द पेनल्टी, है ना, आई विल बी आस्क्ड टू पे द पेनल्टी. लेकिन मेरे को पेनल्टी पे करने के लिए कब बोला जाएगा? ओनली व्हेन सफिशिएंट एविडेंसेस आर कलेक्टेड अगेंस्ट मी. बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे अथॉरिटी चेक करेगा क्या मैंने सच में बिजली की चोरी की. दूसरा, वेदर इट वाज इंटेंशनली डन. तीसरा, कितने समय से मैं ऐसा कर रहा हूं. चौथा, मेरे को फंसाने के लिए कोई और पर्सन ने तो ऐसा नहीं किया. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये फैक्ट इन इशू है. फैक्ट इन इशू का मतलब क्या? वो सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, जब फैक्ट इन इशू खत्म हो जाएगा ना, रिजॉल्व हो जाएगा, इट विल आइदर डिटरमाइन राइट और लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन. इट विल आइदर डिटरमाइन राइट और लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि यहां पे अगर ये रिजॉल्व हो गया, फैक्ट इन इशू रिजॉल्व हो गया, तो आइदर आई कैन बी सेट फ्री और आई कैन बी आस्क्ड टू पे दी पेनल्टी. तो जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है? या तो मेरे को कोई राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट, एक सेकेंड, या तो मुझे कोई राइट्स मिलेगा या मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी इंपोज की जाएगी. ठीक है, तो ये है क्या? फैक्ट इन इशू. अब रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होता है तो समझना. रेलिवेंट फैक्ट, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द फैक्ट इन इशू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द फैक्ट इन इशू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब तुम समझना, मैं तुमको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं और उसमें तुमको मुझे बताना पड़ेगा कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है. देखना, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, सुनना ध्यान से, इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी है. ये देखो दरार, इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी है. दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं.
दोनों ने एक दूसरे को कई बार धमकी दे रखी। मिस्टर ए ने कई बार मिस्टर बी को बोला हुआ है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन दी सेम मैंने मिस्टर बी ने भी कई बार मिस्टर ए को बोला हुआ है कि मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे मरने से पहले तू मरेगा, आई विल इंश्योर दैट। ऐसा किसने बोला? ऐसा बी ने बोला रे, ए ने तो बोला था मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन। अब एक दिन क्या होता है कि मिस्टर बी का राह चलते कोई मर्डर कर देता है, इसका मर्डर हो जाता है। अब तुम समझो, तुमने क्राइम पेट्रोल वगैरह अगर देखा हो या देखते हो तो भाई किसी का मर्डर होता है तो पुलिस आई, पुलिस आती है और पुलिस सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछती है कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। फिर वो फैमिली मेंबर बोलेगा कि नहीं थी, ये तो बहुत सिंपल आदमी थे। फिर पुलिस वाला बोलता है कि ठीक से याद करो, क्या पता इनकी किसी के साथ दुश्मनी हो, क्योंकि बहुत ब्रूटल तरीके से इनका मर्डर किया गया है। आपको किसी पे शक तो नहीं है? तो जैसे अगर तुमने बताया कि इनकी इससे दुश्मनी थी, मान लो कि बी के फैमिली मेंबर ने बोला कि बी का सबसे बड़ा दुश्मन है ए और इनकी सालों पुरानी दुश्मनी है, तो भाई पुलिस सबसे पहले किसको इंट्रोगेट करेगी? किसको इंट्रोगेट करेगी बताओ ना मुझे? ए को। अब ए के बी के साथ दुश्मनी थी, ये फैक्ट इन इशू है कि रेलेवेंट फैक्ट है? बताओ ऑनलाइन वालों, बी का मर्डर हो गया, दिस इज द फैक्ट इन इशू। बी का मर्डर हुआ, ये फैक्ट इन इशू है। बी का ए के साथ दुश्मनी था, ये फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है? बी का ए के साथ जो दुश्मनी है ना वो रेलिवेंट फैक्ट है। अभी दुश्मनी है इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ए ने ही मर्डर किया हो। बात समझ में आ रहा है क्या? बी का ए के साथ दुश्मनी होना ये रेलिवेंट फैक्ट है। अब जिस दिन बी का मर्डर हुआ था ना, उस दिन ए को बी के घर के आसपास देखा गया था। सुनना ध्यान से, जिस दिन बी का मर्डर हुआ है उस दिन ए को बी के घर के आसपास देखा गया था एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब मर्डर हुआ है। ये रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है? रेलिवेंट फैक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस दिन बी का मर्डर हुआ उस दिन ए ने एक शॉप से चाकू परचेज किया था और बी का मर्डर भी चाकू गोद के हुआ है। ये फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है? रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू तो क्या है कि भाई उसका मर्डर हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी थी, फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है? ए ने धमकी दिया था जान से मारने का बी को, रेलिवेंट फैक्ट है ये। फैक्ट इन इशू तो क्या है? इसका डेथ हो जाना। अभी एक्यूजेशन लगा नहीं है इसके ऊपर, तुम समझना रेलिवेंट फैक्ट में और क्या क्या चीजें आ सकती है, तुम समझो। भाई जहां पे बी का मर्डर हुआ है ना, वहां पे एक विस्की की बोतल और 3 ग्लास पाई गए। तो पुलिस ऐसा अजम्पशन लेकर के चल रही है कि यार इसके मर्डर के टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट थे? 3 लोग प्रेजेंट थे, है ना? इसके अलावा 3 लोग थे। ये फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है? रेलिवेंट फैक्ट। मिस्टर बी ने लास्ट कॉल अपने एक फ्रेंड डी को लगाया था, फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है? रेलिवेंट फैक्ट है। बात समझ में आया? अभी उसके ऊपर आऊंगा मैं। इज इट क्लियर? फैक्ट इन इशू का मतलब, अभी यहां पे फैक्ट इन इशू क्या? इसका मर्डर हो जाना। अब तुम समझना, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे अभी तक पुलिस को जितना भी एविडेंस मिला है ना, तुम समझना एक बार, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक पुलिस को जितना भी एविडेंसेस मिला है
उन एविडेंसेस के बेसिस पे पुलिस को लगता है, ऐसा पुलिस को लग रहा है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, पुलिस को लगता है कि मिस्टर ए ने मर्डर किया होगा, तो अब क्या हो जाएगा, मिस्टर ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग मिस्टर बी। ये फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट है, दिस इज फैक्ट इन इशू। देखो मिस्टर ए के ऊपर एलिगेशन लगा है और मिस्टर ए डिनाई कर रहा है कि भाई मैंने तो मर्डर नहीं किया है। अब इसी की बात को लेकर के तो झगड़ा है, जिसके लिए हम किसके पास जा रहे हैं, कोर्ट के पास जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, इसी मैटर को लेकर के झगड़ा है। On the basis of evidences collected during the investigation by the police officers, पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि मिस्टर ए ने ही मिस्टर बी का मर्डर किया है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया है नहीं किया है, ये डिटरमाइन कौन करेगा, कोर्ट डिटरमाइन करेगा। ये डिटरमाइन करने का पावर पुलिस के पास होता है क्या, नो। इज इट क्लियर। तो फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू मतलब इस समझ में आता है ना कि इन इशू का मतलब भाई वो फैक्ट के ऊपर ही झगड़ा है, वही फैक्ट के ऊपर झगड़ा है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो विद द सब्जेक्ट मैटर। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो फैक्ट इन इशू है भाई मेन सब्जेक्ट मैटर which has led to the dispute between the two or more parties, which has led to dispute between two or more parties। और relevant fact क्या होता है भाई, वो सारे ancillary matters जो रिलेटेड हो किसके से, जो रिलेटेड हो किससे, फैक्ट इन इशू से। आई होप कि सभी को ये चीजें क्लियर हैं। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो बोलो यस समझ में आ गया सर, डू इट। देखो अब पढ़ते हैं अपन इसको। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, ऐसा कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, मतलब या तो एक सिंगल फैक्ट हो सकता है वो, और दैट कैन बी रिलेटेड टू अदर फैक्ट्स ऑल्सो। The existence, non-existence, nature or extent of any, it will determine the existence, non-existence, nature or extent of any rights or liability। मैंने बोला था ना फैक्ट इन इशू जब रिजॉल्व हो जाएगा तो या तो किसी पर्सन को राइट मिलेगा या किसी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज किया जाएगा। इज इट क्लियर। द फैक्ट विच एस्टेब्लिशेस on any person, the fact which establishes the litigated rights or liability on any person is called as fact in issue। it is also called as factum probandum। क्लियर। और भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी तुमको आ जाएगा अगर तुम ये एग्जाम्पल पढ़ लोगे। तुम बस ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, मैं क्लास में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, और आप ये पढ़ोगे तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। उसके देखो रेलेवेंट फैक्ट्स, which proves relevant facts are those interconnected facts which proves the existence or non-existence of fact in issue। simple है, it is not an essential or necessary ingredient of rights or liability। मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई रेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे राइट या लाइबिलिटी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था पिछले वाले एग्जांपल में कि भाई ए ने बहुत बार धमकी दिया था, ए उस एरिया में मिला था जिस दिन मर्डर हुआ था, ए ने एक चाकू भी खरीदा था, क्या इसके बेसिस पे अपन बोल दें कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। बात समझ में आ रही है क्या, इसके बेसिस पे बोल सकते हैं क्या, रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे क्या हम राइट या लाइबिलिटी किसके ऊपर इंपोज कर सकते हैं। आंसर इज नो, आंसर इज नो। Is it clear? Is it clear everyone? Where in case direct evidence is not available to prove a fact in issue, then it may be proved by any circumstantial evidences, and in such a case every piece of circumstantial evidences would be
एग्जाम्पल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले किसी भी सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में, तो वहाँ पे यूज में लिया जा सकता है क्या? तो वहाँ पे यूज में लिया जा सकता है क्या? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे फैक्ट इन इशू कैन बी डिसाइडेड। और उन केसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेलिवेंट फैक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? तो अभी तुमने फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। फैक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट मैटर इन जनरल अगर अपन बात करें, दैट कैन आइदर बी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या था भाई? वो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, and which will determine the right or liability on any person, which will determine the rights or liability on any person. Fact in issue. Relevant fact का मतलब वो सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स जो रिलेटेड हो किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। लेकिन क्या कभी रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे ही फैक्ट इन इशू डिसाइड किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो मेरी बात समझो, अगर तुम लोगों ने कोई भी ऐसा क्राइम से रिलेटेड कोई भी एपिसोड देखा होगा ना, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो या सीआईडी हो या सावधान इंडिया हो, तो उसमें तुम देखते हो ना कि पुलिस जो है ना डिफरेंट डिफरेंट थियरीज पे काम करता है। पुलिस जो है डिफरेंट डिफरेंट थियरीज पे काम करता है। एक मैटर को रिजॉल्व करने के लिए पुलिस हो सकता है कि 3 से 4 थियरी पे काम करे। हो सकता है कि पुलिस 3 से 4 थ्योरीज पे काम करे। तो जो 3 से 4 थ्योरीज पे पुलिस काम कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेलेवेंट फैक्ट। पुलिस सोचता है ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं ना, एक थ्योरी बना करके चलते हैं, उसके बेसिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को। वो सभी रेलेवेंट फैक्ट्स है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट फैक्ट कैन बी लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल रेलिवेंसी। अब ये दो टर्म है, सुनना बहुत ध्यान से। रेलिवेंट फैक्ट कैन आइदर बी लॉजिकली रेलिवेंट और लीगली रेलिवेंट। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बोलो। रेलिवेंट फैक्ट कैन आइदर बी लॉजिकली रेलिवेंट और लीगली रेलिवेंट। अब सवाल उठता है सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सुनना मेरी बात ध्यान से। लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है? देखो बोर्ड पे, यहां पे देखना स्क्रीन पे, जो बच्चे स्क्रीन पे नहीं देख रही उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। स्क्रीन पे देखो। हाँ, तो ये एक पर्सन मिस्टर उल्लू, ठीक है, ये एक पर्सन मिस्टर उल्लू और ये गोकुल धाम सोसाइटी में रहते थे। और ये मिस्टर उल्लू की फैमिली, ठीक है, ये वाइफ और ये 2 डॉटर्स, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर उल्लू का उन्हीं के घर में मर्डर हो जाता है। जब पूरी फैमिली सो रही है तो उनका मर्डर हो जाता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब जब मर्डर हो जाता है तो भाई पूरे सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए क्राइम सीन पे, और पुलिस भी आई क्राइम सीन पे। ऐसा तुमने देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह में, ये पुलिस की टीम है और ये कौन है? सोसाइटी वाले। पुलिस ने क्या किया, वो क्राइम सीन को सीज किया, क्राइम सीन को सीज कर दिया ना, क्राइम स्पॉट को सीज कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करेगा। पुलिस ने डेड बॉडी उठाई, उसको पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ठीक है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनका जो मर्डर है वो गला दबाने की वजह से हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब जो मर्डर है वो किसकी वजह से हुआ है? गला दबाने की वजह से हुआ है। मर्डर कहाँ पे हुआ है? घर में हुआ है। तो भाई सबसे पहले डाउट किसके ऊपर जाएगा?
जो घर में था उस टाइम पे, मर्डर के टाइम पे जो घर में था, सबसे पहले डाउट उनके ऊपर ही जाने वाला ना। तो घर में कौन कौन था? उनकी वाइफ और उनकी 2 डॉटर्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो भाई पुलिस इनसे पूछताछ करती है, प्लस पुलिस जो है सोसाइटी वालों से भी पूछताछ करती है। पुलिस पहले इनकी फैमिली मेंबर से पूछती है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है, या इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, आपको किसी के ऊपर शक है। ये 2 चीजें हो गई। फिर पुलिस को इनके ऊपर भी शक होता है, तो इनको भी इन्वेस्टिगेट करती है। फिर जो पुलिस है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से भी ओपिनियन मांगती है, पूछती है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा था। तो एक पर्सन बोलता है कि यार दोनों तो बहुत झगड़ते थे, ऐसा हमें लगता ही था कि ये किसी ना किसी दिन या तो वाइफ हस्बैंड को मार देगी या हस्बैंड वाइफ को मार देगा। दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं नहीं, इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, हमने तो आज तक इनके घर से चू तक की आवाज नहीं सुनी, वो तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रहते थे पूरी फैमिली। एक पर्सन बोलता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक पर्सन बोलता है कि इसकी जो डॉटर है इसका एक बॉयफ्रेंड है और इसके बॉयफ्रेंड से मिस्टर उल्लू को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो और इसके बॉयफ्रेंड के साथ मिस्टर उल्लू का झगड़ा भी हुआ था। तो भाई एक थियोरी ये भी बनती है। तुम समझ रहे हो, ये जितने भी ओपिनियंस है ना, ये सारे लॉजिकली करेक्ट हो सकते हैं। दे ऑल कैन बी लॉजिकली करेक्ट। लेकिन कोर्ट क्या सभी ओपिनियंस को मान ले? कोर्ट क्या सभी ओपिनियंस को मान ले? आंसर इज नो। मान लो कोर्ट के सामने 100 बातें की गई हो, क्या 100 की 100 बातें कोर्ट मान ले? आंसर इज नो। हो सकता है कि ये 100 की 100 बातें लॉजिकली करेक्ट हो, ये 100 की 100 बातें लॉजिकली करेक्ट हो, लेकिन कोर्ट ये 100 की 100 बातें नहीं माने। कोर्ट सिर्फ 30 बातों को माने। तो ये था लॉजिकली रेलिवेंट और ये है लीगली रेलिवेंट। क्या कोर्ट लोगों से कहानियां सुन सकता है? इन सभी लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, ठीक है, और लॉजिकली हो सकता है कि सभी सही भी हो, लेकिन कोर्ट क्या इन सबके स्टेटमेंट को कंसिडर करेगा while taking the decision? Answer is no. लॉजिकल रेलिवेंसी, लीगल रेलिवेंसी। लीगल रेलिवेंसी मतलब वो फैक्ट्स, वो रेलिवेंट फैक्ट्स जो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट कर रहा है। कोर्ट कोई कहानियां सुनने थोड़ी ना बैठा है। इज इट क्लियर? तो लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल रेलिवेंसी आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस और नो? बोलो। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं लीगल रेलिवेंट फैक्ट्स इंक्लूड लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट्स। बताओ ये सही है क्या? ऐसा मैं बोलता हूं एवरी लीगली रेलिवेंट फैक्ट्स विल आल्सो बी लॉजिकली रेलिवेंट। आंसर इज यस, बट एवरी लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट नीड नॉट टू बी लीगली रेलिवेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सबको क्लियर है? लीगली रेलिवेंट फैक्ट्स will include logically relevant fact, but every logically relevant facts need not to be legally relevant. I hope this is clear. तो जो लीगली रेलिवेंट होता है, कोर्ट सिर्फ उन रेलिवेंट फैक्ट्स को एडमिट करेगा, ठीक है।
while prosecuting in any subject matter, while prosecuting in any subject matter. बताओ ये सभी चीजें क्लियर है सबको? ओके, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, वो सभी चीजें सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।